राजस्थान के गंगानगर में 13 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत पूरे देश को झकझोर रही है। अयोध्या में मंदिर के खजाने से जुड़ी लूट चर्चा का विषय बनी हुई है और उत्तराखंड वह भी अब मंदिरों में चढ़ावे की चोरी में शामिल हो गया है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गड़बड़ियों और चोरी के आरोपों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सभी मुद्दों पर आज बात होगी, लेकिन इस वीडियो की सबसे बड़ी प्राथमिकता एक बार फिर होगी केतन लाल हत्याकांड, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया है। यह सच बोलने वालों की आवाज दबाने की कोशिश, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप और समाज में फैलती नफरत का भी आईना बनता जा रहा है। मैं यह बात सिर्फ एक पत्रकार या यूट्यूबर के नाते नहीं बोल रहा हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बोल रहा हूं जो इस पूरे घटनाक्रम का असर खुद झेल रहा है। इस मामले पर लगातार मेरे वीडियो बंद किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और आरोपी पक्ष के समर्थन में खड़े कुछ लोग अभद्र भाषा की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। गालियां, धमकियां और यहां तक कि मेरे परिवार और मेरी बेटी को भी निशाना बनाकर टिप्पणियां की जा रही हैं। आज तथ्यों के साथ इसी पर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। केतन लाल की हत्या हुए पूरा 1 महीना बीत चुका है। इस 1 महीने में हमने उत्तराखंड में स्पष्ट रूप से जातीय ध्रुवीकरण देखा तथा कथित ऊंची नाक वाले पीड़ित परिवार के साथ होने का दावा करते रहे, लेकिन अंदर खाने हत्यारोपी ठाकुर साहब के साथ नजर आए। दावा तो जरूर उनका ये था कि वे केतन परिवार के साथ हैं, पर नारे लगा रहे थे भीम आर्मी के विरोध में। ये दरअसल जेल में बंद ठाकुर साहब की तथा कथित उच्च जाति का ही नहीं, उनके पैसे के रुतबे का भी असर था। इस मामले में एक नफरती का जिक्र मैं प्राथमिकता के साथ करना चाहता हूँ। नफरती हैं तो कई और भी, लेकिन यहां बात एक की ही कर रहा हूं। खुद को देहरादून वाला बताता है, लगातार मुसलमानों का विरोध करता रहा है, और तो और देहरादून में शांति और सौहार्द की बातें करने वालों को भी धमकी दे चुका है। पुलिस में शिकायत हुई तो लंबा लेट गया, लिखित में माफी मांगी। केतन की हत्या के बाद उसका दलित विरोधी विभत्स चेहरा सामने आया। पहले तो उसने भीम आर्मी को खूब गालियां दी, चेतावनी दी कि पीड़ित परिवार से मिलने जाओगे तो अच्छे से इलाज करेंगे, और फिर ऐसी अनर्गल टिप्पणियां की कि पूछो मत। सत्ताधारियों का पालतू न होता तो या तो एनकाउंटर में मार दिया जाता या फिर जेल में होता। उसका दावा है कि केतन के शरीर पर कील नहीं ठोकी थी, डंडे से मारा था तो डंडे का कोई नुकीला हिस्सा चुभ गया। मानो ये नफरती खुद उस समय मौके पर मौजूद था, ऐसी आंखों देखी बता रहा है। सुना है कि आरोपी परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने नहीं जाने दिया। हाँ, इस नफरती ने एक वीडियो में ये भी कहा है कि केतन की बहनें उन गांव वालों का विरोध कर रही हैं जिन्होंने उनकी शादी में 1000 रुपये 2100 रुपये की मदद की थी। कोई बताइए इस शैतान को कि इसे मदद नहीं कन्यादान कहते हैं। और जब देने वाले के घर में शादी होती है ना, तो वो रकम कुछ और बढ़ा करके वापस भी दी जाती है। इसने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि केतन शराब पीकर लड़की के घर गया था। मतलब सारे सबूत लेकर बैठा ये आदमी, लेकिन पुलिस को नहीं दे रहा है। अरे पुलिस को जाकर दे दे, फालतू बकवास मत किया कर। ऐसे तमाम नफरती हैं जो केतन के बहाने पूरे उत्तराखंड के दलित समाज के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं, वो भी इस दावे के साथ कि वे तो पीड़ित परिवार के साथ हैं। इन बुजुर्ग को सुनिए और नफरत का अंदाजा लगाइए। एक चीज बताओ, घटना जिस व्यक्ति ने की है उसकी मैं घोर निंदा कर रहा हूं। मैंने अभी आपको कहा ना, इसने तो अपने वंश पे ऐसा कलंक लगा दिया, ये जीवन भर इसके नाती पोतों तक जो है इसका पीछा नहीं छोड़ेगा।
इसने तो बहुत बड़ा कलंक लगा दिया अपने पे। बिल्कुल। और हम आज उस परिवार के साथ खड़े हैं जिसका बेटा गया है। हमने ये तो नहीं कहा, हमने कभी ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति ने अच्छा किया, लेकिन इन अंबेडकरवादियों से मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये भी तो कम से कम यहां वहां ये कह सकते थे कि भाई एक चीज बताओ, जो व्यक्ति मरा है कुल मिलाकर के मारने वाले ने गलत किया, लेकिन ये थोड़ा बोल सकते थे कि ये लड़का गया क्यों वहां पे। ये भी तो गलत है ना किसी के घर में जाना। दूसरी चीज, हमने ये सुना है कि लड़की ने उसको बुलाया, तो लड़की ने एक को बुलाया, दो क्यों गए? देखो सब इन नफरतियों की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। केतन को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली से लेकर देहरादून और सुदूर उत्तरकाशी तक धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। ऐसा ही एक कैंडल मार्च देहरादून में भी निकाला गया। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। केतन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। क्या करेगा? मैंने कहा इतने आदमी होने जाकर के होटल घर को क्या बेइज्जती के अलावा और कुछ है नहीं। ज्यादा आदमी लाते ना फिर बिल्कुल 150 आदमी होते। केतन के मामले में सच्चाई सामने लाने वालों को सोशल मीडिया पर किस तरह बैन किया जा रहा है और किस तरह ऊंची नाक वाली नफरती जमात सच्चाई बताने वालों को ट्रोल कर रही है, इसका उदाहरण मैं खुद हूं। पिछले दिनों हम लोग केतन के परिवार वालों से मिलने गए थे उनके गांव में। वहां के मैंने 5 वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए। पांचों के पांचों वीडियो भारत में बैन कर दिए गए उसी दिन। कारण पता नहीं। ये सिलसिला अब भी जारी है। अब तो YouTube ने भी इस घटना पर आधारित मेरा एक लंबा वीडियो ये कहकर हटा दिया है कि उसमें कॉपीराइट आ गया था। सच्चाई ये है कि कॉपीराइट के मामले में YouTube बताता है कि फलां हिस्सा कॉपीराइट है। यदि उसे हटाया नहीं जाता तो उस वीडियो से पैसा नहीं मिलता, लेकिन मेरा पूरा वीडियो डिलीट कर दिया गया बिना यह बताए कि कौन सा हिस्सा कॉपीराइट वाला है। समझा जा सकता है कि किस तरह से केतन मामले की सच्चाई से सत्ताधारी पार्टी और उसके लघुए भगुए डरे हुए हैं। सत्ताधारियों की ट्रोल आर्मी लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर गालियां दे रही है। यहां तक कि मेरे परिवार और मेरी बेटी तक को निशाना बनाकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। ट्रोल आर्मी का एक सदस्य लिखता है कि मैं आपकी बेटी के पीछे आपके घर आता हूं रात को मेरे लिए पूरी पकवान बनाना। ये कैसी घटिया मानसिकता है आप समझ सकते हैं। पहले जब लोग कहते थे कि आरएसएस का उद्देश्य हिंदू धर्म को बर्बाद और बदनाम करना है तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन हाल के सालों में सत्ता में रही आरएसएस बीजेपी ने इस देश के नागरिकों का जिस तरह से मानसिक पतन किया है उससे यह बात सच साबित होती प्रतीत हो रही है। केतन हत्याकांड के मामले में थोड़ी सी बात हाई कोर्ट के आदेश की भी करूंगा। दरअसल लड़की की मां हाई कोर्ट गई थी, कहा था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज हो। हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी बात भी सुनी जाए क्योंकि वो बात कोई गलत नहीं है और उनके पास जो सबूत हैं वे उन सबूतों को जांच अधिकारी को चाहें तो दे दे, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश को ऊंची नाक वालों ने ऐसे पेश किया मानो हाई कोर्ट ने आरोपियों के पक्ष में कोई बहुत बड़ा फैसला दे दिया हो और पीड़ित पक्ष को झूठा साबित कर दिया हो। जबकि सच्चाई ये है कि यदि हाई कोर्ट ये फैसला न भी देता तो भी जांच में दूसरे पक्ष से पूछताछ और बयान तो होने ही थे। हाई कोर्ट ने दूसरे पक्ष की एफआईआर लिखने के आदेश कहीं नहीं दिए हैं जैसा कहा जा रहा है। फिलहाल सुना है कि केतन की हत्या के बाद जिन लोगों ने जातीय नफरत घोलने की कोशिश की थी, लाश के 1000 टुकड़े करने जैसे बयान दिए थे, उनमें से कुछ पुलिस के निशाने पर हैं और वे बयानबीर अब घरों से फरार भी हो चुके हैं। आगे थोड़ी सी बात बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी की। वैसे अयोध्या के राम मंदिर में भी चोरी हुई है, लेकिन
अपना उत्तराखंड और बद्री केदार मंदिर समिति तो इस कला में पहले से ही पारंगत हैं। अभी कुछ साल पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर परिसर में गूगल पे का QR कोड लगाने का मामला खूब सुर्खियों में रहा था। QR कोड हटाए गए और बात आई गई हो गई, हम सब भूल गए। लेकिन चढ़ावा चोरी का सिलसिला बिना QR कोड के भी जारी रहा। कुछ समय पहले एक विधायक और एक मंत्री की पुत्री को BKTC यानी कि मंदिर कमेटी के पैसे में केदारनाथ में रहने खाने की महंगी व्यवस्था करने की बात सामने आई थी। यहाँ भी नेता, विधायक और मंत्री पुत्री ने कुछ सफाई टाइप दी, कहा कि उन्होंने तो अपना पैसा खुद दिया था। इतना कहते ही ये बात भी आई गई हो गई, फिर से हम सब भूल गए। अब बड़ा घोटाला सामने आया है बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी का। यह मामला ठीक उस समय सामने आया जब अयोध्या के राम मंदिर से दान चोरी का मामला गर्म था। दोनों मामलों में कुछ समानताएं हैं। दोनों की जांच के लिए कमेटियां गठित की गई और सबसे पहले दोनों जगह एक जरूरी काम किया गया, मुख्य व्यक्तियों को जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया। अयोध्या में जिन चंपत राय को मुख्य आरोपी कहा जा रहा था, उनको कमेटी ने क्लीन चिट दे दी। उनके ड्राइवर के सिर सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इसी तरह बद्रीनाथ में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की मुख्य जवाबदेही होनी चाहिए थी। उन्हें भी एक तरह से क्लीन चिट दी जा चुकी है और उनके निजी सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा लिखवा लिया गया है। यानी कि दोनों जगहों पर RSS बीजेपी ने उन लोगों को साफ तौर पर बचा लिया है जो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसा क्यों किया गया होगा ये आप समझ सकते हैं। वास्तविक रूप में तटस्थ भाव से अगर जांच करनी है तो उसके लिए आवश्यक है, मैंने कहा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, विधानसभा की एक समिति बनाई जाए, उसमें सभी पक्षों के लोग रहें और विपक्ष के लोग उसको हेड करें। विपक्ष के लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा दायित्व होगा कि वो भगवान बद्रीनाथ साहब को साक्षी मानकर उस जांच को बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से करें ताकि लोगों का विश्वास इस पर बना रहे। सर, एक सवाल ये भी है कि BKTC के अध्यक्ष के PA को निष्कासित किया गया है और जांच बिठाई गई है, तो क्या लगता है कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है बड़ी मछलियों को बचाने के लिए? ये तो जांच करने के लिए नहीं बनाई है, जांच को दबाने के लिए बनी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपको याद होगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो SIT थी, उस SIT का काम था कि जो सबूत थे उनको इकट्ठा करना, लेकिन उसने काम किया सबूतों को मिटाने का। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो SIT थी वो इस बात के लिए हमेशा जवाबदेह रहेगी कि SIT बनने के बाद उस होटल में तोड़फोड़ किसने की, कैसे कर पाए, कि उसके लिए हमेशा जवाबदेह रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना आपसे हो सके, जितना संभव हो, हमें आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। आर्थिक सहयोग के लिए मैं हरदीप कुमार सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका विश्वास और आपका समर्थन हमें लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच बोलने के साहस को मजबूती देने जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।